बहुत सारी महिलाएं वहां बैठ गई और वो प्रतिमाओं को नहीं उठाने दे रही थी। वो हम पे दबाव बनाने लगे। हमने कहा कि हमारा तो कोई वो नहीं है, हमारा तो बिल्कुल भी इसमें कोई भूमिका नहीं है, हम इनके साथ हैं। और चूंकि अब इतनी पुलिस हो गई तो हम जब भी जाएंगे जब कोई निपटारा हो जाए। एक तरफ गहरी खाई है, अंधेरा है, और दूसरी तरफ एक वैभवशाली इतिहास है जिसमें कोई खौफ, डर और भय नहीं था। ये बात कहना और अनुमति नहीं थी तो ये शब्द उन कागजों पे अंकित होना चाहिए जिसमें सारे अधिकारियों के हस्ताक्षर है कि जब प्रशासन ने कमिटमेंट किया कि हम सारी चीजें निपटा के, हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आपका कहना यह है कि एक तरीके से आपने प्रशासन का साथ दिया और उसके बिल्कुल बावजूद आप पर बिल्कुल बिल्कुल, और ये पहली घटना नहीं है। मंत्री जी, एक आरोप लग रहा है कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद जो है विपक्ष वहां मौके पर पहुंचा और अनावश्यक दखल देकर राजनीतिक लाइमलाइट में आने का प्रयास किया। वो चाहते हैं कि आवाज दबे, शुरू से ही है। आज इसीलिए तो ये कारण है कि गांधी की आवाज को दबाने के लिए गॉडसे की किताबें बाजार में बिक रही। गांधी का वध क्यों? जैसे देश के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ी, एक सामाजिक विषय है, और उसके लिए जब हम लोग सरकार में थे, निर्भया फंड का निर्माण हुआ था, हजारों करोड़ का बजट था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उस निर्भया फंड का उपयोग नहीं हो रहा। किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने के आरोपी के पिता को उन्होंने फिर से टिकट दे दिया। ये उनके अंदर अति आत्मविश्वास है। हैलार में जहां एक मजदूर की संदिग्ध अवस्था में क्रशर प्लांट पर मौत हो गई थी, इसके बाद सूत्रों के अनुसार सुनने में आया कि कुछ कांग्रेसी पहुंचे और 7 लाख में मजदूर की जान को उद्योगपति ने खरीद लिया। तो क्या कांग्रेस जिन बातों का आरोप बीजेपी पे लगा रही है, क्या उसमें वह साफ है, उसकी तस्वीर साफ है? नहीं, हमारी ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मजदूरों के लिए अगर मनरेगा कानून दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, तो व्यापारियों के लिए सरल जीएसटी का एक प्रोफॉर्मा तैयार किया था। आज व्यापारी भय से ग्रसित है, हार्ट अटैक हो जाता है, जीएसटी के इतने रिटर्न भरना पड़ते हैं। एक किस्त जमा नहीं हो गरीब आदमी की, गुंडे धमकाते हैं। बैंक से 3 किस्तों के बाद बिजली का बिल जमा नहीं हो, काट दी जाती। वहीं कॉर्पोरेट घराने के लाखों करोड़ रुपए भी माफ करना हो तो एक कलम से सरकार कर देती। नमस्कार, प्रणाम, मैं संगीता राय एक बार स्वागत करती हूँ आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य हैं, हमारे सहयोगी साथी जर्नलिस्ट वैभव सिंह हैं कि ये वह पहले मंत्री हैं जो झांसी को सीधा केंद्रीय मंत्री मिला था। हालांकि इससे पहले भी गोविंद आश्रिछारिया दर्जा प्राप्त मंत्री थे, लेकिन झांसी को जब पहला केंद्रीय मंत्री सीधे पार्लियामेंट में मिला, ये वह शख्सियत है। हाल ही में इनके ऊपर कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा केवल इन्हीं पे दर्ज नहीं हुआ है, सपा के भी कुछ नेताओं पे, कुछ बड़े चेहरों पे और कुछ आम लोगों पे, लगभग 5 दर्जन लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया। घटना बीते 24 फरवरी की, और उसके बाद 3 दिन बाद 27 फरवरी को एक मुकदमा प्रशासन के आला अधिकारियों व पुलिस के द्वारा बैठक कर किया जाता है, जिसमें कुछ धाराएं लगाई जाती है, कुछ संगीन धाराएं भी होती है। इसके बाद चूंकि पिछले 1 साल से मंत्री जी धरातल पर काफी एक्टिव है और आगामी लोकसभा चुनाव में इनके प्रतिनिधि होने की संभावना है, ऐसे में मुकदमा दर्ज होना कितनी बड़ी बात है और इससे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, इन सब को लेकर हम इनसे चर्चा करें। जब बीजेपी ने अपने 195 कैंडिडेट की लिस्ट ओपन कर दी है, झांसी से अनुराग शर्मा को एक बार पुनः उम्मीदवार घोषित किया गया है, जब 2024 का इलेक्शन बिल्कुल सर पर ही है, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि प्रदीप आदित्य पर इतनी संगीन धाराओं पर आकर
तो वो क्या वजह थी सरकार की कि उनको मुकदमे लगाने पड़े। आइए बात करते हैं प्रदीप आदित्य से। सर क्या हुआ था उस 24 तारीख को? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा, एक भी बार मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये मुकदमा क्यों लगाया गया। जब संत रविदास जी की जयंती थी 24 तारीख को और जुलूस निकला, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमें लगा कि पूरे समय हमें इनके साथ रहना है। हम वहां संत रविदास की बगिया में पहुंचे और वहां चूंकि जो हमें कार्ड मिला था और जो आयोजकों ने कहा था कि झांसी में संत रविदास की कोई प्रतिमा नहीं है, तो वो कार्यक्रम चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग थे, कुर्सियां डली थी और पीछे कुछ पुलिस वाले भी बैठे थे। तो लगा हमें हर समाज के आयोजन में सुरक्षा के लिए पुलिस रहती है। मंच पर जब और दूसरे कार्यक्रम हुए तो प्रतिमा का आपस में उनके बातचीत होने लगी कि प्रतिमा कमरे में रखी, तो उन्होंने चाबी मंगाई और कहने लगे मूर्ति को उठा लें। जब हम लोगों ने वहां से प्रतिमा को उठाया तो पीछे पुलिस वाले भी चलने लगे, मतलब किसी ने रोका नहीं और प्रतिमा बगल में जहां स्थापित करना थी वहां प्रतिमा पहुंच गई। करीब 15-20 मिनट हुए होंगे, बहुत सारी फोर्स वहां आई और उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा बिना अनुमति के स्थापित नहीं हो सकती। सारे लोग इस बात पे चर्चा करने लगे कि अगर किसी का मंदिर का स्थान है, किसी का अपनी सार्वजनिक निजी संपत्ति है, तो उसमें कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मंदिर है, प्रतिमाएं रोज मंदिरों में स्थापित होती है और संत रविदास भी भगवान स्वरूप है। उन्होंने कहा नहीं, इस पे 2 दिन पहले पक्षकारों में वार्ता हुई थी कि अभी इसमें दोनों अहवा समाज में थोड़ी सी आपस में कोई बातचीत होना है। हमने कहा ठीक है। अब उसके बाद वो मूर्ति को अंदर ले जाना चाहते थे, उन्होंने पूरे कार्यक्रम को रोक दिया। जो कार्यक्रम सांस्कृतिक और वैचारिक चल रहा था, उन्होंने कहा पहले प्रतिमाएं अंदर रखो, क्योंकि सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं मूर्तियों से और उन्होंने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके संत रविदास की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं बनवाई थी, तो उनको लगा कि प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। लेकिन वो प्रशासन ने इतनी तेजी और दबाव की, पूरा कार्यक्रम स्थगित हो गया और वो स्थापित नहीं करने दे रहे थे। चूंकि हमारे उसमें हमें कोई, चूंकि हम तो गेस्ट थे, तो हमने कहा कि प्रकरण क्या है, तो उन्होंने बताया कि चूंकि हम 2-3 दिन बाद करा देंगे, फिर कहने लगे कि हम 5-7 दिन बाद करा देंगे। जो सीओ सिटी थे, सिटी मजिस्ट्रेट भी आए, समाज के लोग आपस में बात करने लगे। बात करते करते शाम के समय, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं वहां बैठ गई, बहुत सारी महिलाएं वहां बैठ गई और वो प्रतिमाओं को नहीं उठाने दे रही थी। वो हम पे दबाव बनाने लगे। हमने कहा कि हमारा तो कोई वो नहीं है, हमारा तो बिल्कुल भी इसमें कोई भूमिका नहीं है, हम इनके साथ हैं। और चूंकि अब इतनी पुलिस हो गई, तो हम जब ही जाएंगे जब कोई निपटारा हो जाए, हम बीच में नहीं जाएंगे, ना छोड़ के नहीं जाएंगे, और इनको भी एक मजबूती रहेगी जो कोई अभद्रता नहीं करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट आए,
एडीएम आए, पुलिस के सारे अधिकारी थे, 500-700 पुलिस वाले थे। शाम के बाहर बैठ के सब लोगों ने बैठ के बात की। मैंने कहा जब प्रशासन आज स्थापित नहीं करने जाना चाहता, उनका कहना है कि इसमें संबंधित कमेटी में कुछ आपस में वो है तो बाद में कर लेना। तो उन्होंने कहा एक मैटर लिख लो, एक समझौता हो जाएगा। तो उन्होंने वहीं अहिरवार समाज के एक किसी सावधान व्यक्ति ने मैटर बनाया और मैटर बनाने के बाद फिर उस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्ताक्षर की। कौन कौन उस समय सिटी मजिस्ट्रेट थे, बाद में एडीएम आ गए थे, सीओ सिटी थे, कोतवाल थे। तो उन लोगों ने साइन किए और साइन पे उन्होंने लिख दिया कि हम इसको करा देंगे और सब राजी खुशी से। थोड़ा वो लोग रोए भी, चूंकि बुरा लगा कि महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि संत रविदास की प्रतिमा लगे। उनको बहुत अफसोस हुआ। हम लोगों ने उन्हें समझाया कि जब प्रशासन ने कमिटमेंट किया कि हम सारी चीजें निपटा के, हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आपका कहना यह है कि एक तरीके से आपने प्रशासन का साथ दिया और बिल्कुल, उसके बावजूद आप पर बिल्कुल। और ये पहली घटना नहीं है, चूंकि संत रविदास में हमारी आस्था है। 2019 के अंदर जिस समय तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर था, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर था, और उस मंदिर के अंदर एमसीडी ने उसको बुरी तरह तोड़ दिया। चूंकि हमारे संज्ञान में आया, हमें अच्छा नहीं लगा। चूंकि हम लोग वहां जाते थे, जब भी जाते थे तो हम दर्शन करने जाते थे, वहां एक कुंड भी था। और वो जमीन सिकंदर लोधी ने, जब वो आए थे तो उन्होंने रविदास जी के चरणों में समर्पित की थी। तो वो सेना लगी थी, पुलिस लगी थी, चंद्रशेखर आजाद बंद थे इस चक्कर में भीम पार्टी के। तो हमने अपने एक मित्र सुप्रीम कोर्ट में है, बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं, विराग गुप्ता जी, उनसे बात की। हमने कहा इसमें इस मंदिर के हम भी भक्त थे, हमें सुने बिना कैसे इन्होंने ऑर्डर दिया, तो इसमें हमें पार्टी बनना है। हमने एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की और जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये आदेश दिया था। तो जब वो तारीखें उसकी चली तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीखों के बाद उसको 5 जजों की बेंच में ट्रांसफर किया। और उसमें हमें उन्होंने मान लिया कि चूंकि हमने नोटिफिकेशन नहीं किया, हमने कोई मंदिर से संबंधित जानकारी किसी समाचार पत्र में नहीं दी, और कहीं आम आदमी को नहीं मालूम था कि ये मंदिर टूटने वाला है। उस आधार पर जब हम उसमें पार्टी बन गए, फिर सारी बातें सुनी, और सुनने के बाद चूंकि 1947 का जो अधिनियम है कि जो हमारे धार्मिक स्थान है उनको एज इट इज ही रखा जाए, उसके बाद कई अध्यादेश पारित हुए कि जो धर्म से संबंधित जो भी पूजा घर है, जो इबादत के स्थान है, उनमें अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ नहीं हो। मंत्री जी, और वो चूंकि मैं इस बात को उससे जोड़ रहा हूँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया एमसीडी को, और वो मंदिर फिर से बन रहा। और उन्हीं जज, वो जस्टिस अरुण मिश्रा भी उसमें बैठे थे, और भीम पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी उस समय बंद थे। हम लोगों ने वो भी उनसे कहा तो वो भी छूटे, और उसके बाद वो तुगलकाबाद का संत रविदास का मंदिर बना। तो मेरे मन में एक श्रद्धा के भाव जो संत रविदास के लिए थे, वो कोई अभी आज रविदास जयंती की वजह से नहीं था। एक लंबे समय से, जब से हमने होश संभाला, हम लोग अपने भाषण में भी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और मैं ये मानता हूं कि वो ऐसे कर्म योगी थे जिनकी प्रतिमा एक महानगर के मुख्यालय में होना अनिवार्य है, और उनकी अपनी जमीन में, उसमें कोई। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें तय हो गई, तय होने के बाद मैं
समझ ही नहीं पा रहा कि इतनी संगीन धाराएं 3 दिन बाद, और वो भी पुलिस के द्वारा, अगर आपको लगाना ही थी तो पुलिस के जिन सुधाकर सिंह जी से उन्होंने, माननीय सुधाकर सिंह जी से ये मुकदमा लगवाया है, तो उनसे पहले ही लिखवा देते। 24 तारीख का मुकदमा हमारे बलवान सिंह यादव हमारे साथ थे, अनिल लिछारिया हमारे साथ थे, सीताराम यादव थे, और सभी ने मतलब सबको समझाने का काम किया। उन्होंने हमें, डॉक्टर रघुवीर को, बहुत सारे वकीलों को और 60-70 उन महिलाओं को जिनके आंसू नहीं थम रहे थे, और अब पुलिस उनकी पूछताछ कर रही। सबसे बड़ी बात, हमें फांसी पे लटका दो, हमें आपको जो सजा देना दे दो। आपको लगता है 24 तारीख के बाद या 27 तारीख को मैंने भड़काया, मैंने उकसाया, समझौता नहीं कराया, तो भाई मुझे कर दो। मेरे उस समझौते में हस्ताक्षर है जिसमें लिखा कि दोनों पक्ष मान गए। उसके बाद आपने लगा दिया अगर आपको दमन ही करना तो हमें फांसी पे लटका दो। लेकिन वो रोती हुई महिलाएं 60-70 जिनके घरों पे आज पुलिस पूछताछ करने जा रही, वीडियो देख रही, वो बहुत दुखद है। और इसीलिए पूरे बुंदेलखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर लोग आंदोलित हैं कि संत रविदास अगर गरीबों के भगवान थे तो क्या अब ये भी एक सिस्टम हो गया कि उनमें भी कोई बंटवारा हो जाए। सारे लोग जानते हैं प्रभु राम के बारे में, संत रविदास ने लिखा। अयोध्या के अंदर भी संत रविदास का मंदिर है। अगर हम गुरुवाणी को पढ़े, हर गुरुवाणी में संत रविदास के दोहे हैं। अब उनके अनुयायियों पर इस तरह के मुकदमे आजाद हिंदुस्तान में चौंकाने वाली चीज है। मंत्री जी, एक आरोप लग रहा है कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद जो है विपक्ष वहां मौके पर पहुंचा और अनावश्यक दखल देकर राजनीतिक लाइमलाइट में आने का प्रयास किया। कितना सही है? देखिए, मैं समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा कर रहा, अपने जुलूस निकल रहा, जुलूस तो पुलिस साथ में थी, व्यवस्था करा रही थी। अगर जुलूस प्रारंभ हुआ, सारे लोग साथ में थे, वहां जो रविदास धर्मशाला है वहां पुलिस बैठी थी। अगर अनुमति नहीं होती, जो माइक में बाद में आके उन्होंने मूर्तियों के रखने के बाद जो जिस तरह का एकदम खौफ पैदा किया, वो पहले भी बंद कर सकते थे। अब ये बात कहना और अनुमति नहीं थी, तो ये शब्द उन कागजों पे अंकित होना चाहिए जिसमें सारे अधिकारियों के हस्ताक्षर है। पूरी, हम जानते हैं परंपरागत रूप से कोई भी त्योहार, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिख का हो, ईसाइयों का हो, त्योहार मनाने के लिए तो हिटलर ने भी कभी इस तरह के प्रस्ताव पारित नहीं किए। किसी नाजीवादी सोच का व्यक्ति भी इस तरह के प्रस्ताव नहीं कर सकता कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप गिरजाघर नहीं जा सकते, आप ये कभी हुआ ही नहीं। और जिसमें कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं कि कोई आपस में टकराव हो रहा। इस पर आपका क्या कहना है कि जब भी कोई बीजेपी का बड़ा लीडर यहाँ आता है, कांग्रेस के लीडर को यहाँ से हाउस अरेस्ट कर दिया? एक प्रथा है, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है। वो चाहते हैं कि आवाज दबे, शुरू से ही है। आज इसीलिए तो ये कारण है कि गांधी की आवाज को दबाने के लिए गॉडसे की किताबें बाजार में बिक रही। गांधी का वध क्यों? क्योंकि गांधी की आवाज को दबाना है। तो वो दबाने की प्रक्रिया उनके डीएनए में है, अभी से नहीं है, ये प्रारंभ से है कि कोई भी विचार जिस विचार से उनका मेल नहीं खाता, वो उसको साम दाम दंडभेद से दबाते हैं, कुचलते हैं। और यही कारण है कि हजारों किसानों के मरने के बाद भी किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने के आरोपी के पिता को उन्होंने फिर से टिकट दे दिया। ये उनके अंदर अति आत्मविश्वास है कि जो हम करेंगे वो ठीक है। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव आगामी है,
ऐसे में ये मुकदमा कहीं राजनीतिक चक्की की ओर इशारा तो नहीं करता है? हाँ, लगता है। ये तो देखो, भारतीय जनता पार्टी बैठने में, उठने में, खाने में, पूजा में, हर चीज राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उनके जो सांसद बनते हैं वो अपने कार्यकाल का 70% समय अपनी पार्टी के लिए देते हैं, संगठन के लिए देते हैं और भविष्य के लिए अपनी वोटों के लिए वो देते हैं। आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। हम देखते झांसी के अंदर अभी भी किसान तड़प रहे, पूरे जिले के अंदर त्राही त्राही, अकाल, भूकंप, सुनामी से भी भयावह स्थिति है। पूरी फसलें बिछ गई, खाने के लिए कुछ है नहीं है, लेकिन कोई नेता नहीं जाएगा। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता किसानों के आंसू पोंछने नहीं जाएगा। हम लोग अभी लाइट पे जाएंगे तो हो सकता है एक मुकदमा और लग जाए कि साहब इसमें तो धारा 144 लगी, आप अपना दुख भी नहीं कर सकते। अब कोई शमशान घाट में अर्थी लेके भी जाए तो पहले अनुमति ले। ये वो समय है कि शमशान घाट के अंदर के किसी के घर में कोई मर गया तो वो अगर वो किसान, उनकी स्थिति उस परिवार से भी ज्यादा भयावह है जिसके घर में कोई मृत्यु हो गई। और वो अगर कहीं बैठ रहा तो कोई राजनीति के लिए नहीं बैठ रहा, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, कोई प्रशासनिक अमला नहीं गया और वो जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। अरे पूरे जिले के अंदर आपदा है। झांसी ललितपुर को तो आपदाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए। कितनी वीडियो डली है, कितने इनका इंफॉर्मेटिव सिस्टम है, इनके पास सारी सूचनाएं हर जगह से है। अमरपुर के अंदर 25 भेड़ें एक गरीब व्यक्ति की मर गई, किसी की बकरी मर गई, गाय मर गई, पूरी फसल इतनी 2-2 फुट की लेयर बनी है। सुबह तक अभी तक बैठा है, चाहे बाजना चले जाओ, अमरपुर चले जाओ, या कोट खेरा चले जाओ, राजापुर, इमलिया, चाहे कटेरा चले जाओ, उल्दन चले जाओ, रानी, हर जगह की स्थिति ये भयावह है। हैलार में जहां एक मजदूर की संदिग्ध अवस्था में क्रशर प्लांट पर मौत हो गई थी, इसके बाद सूत्रों के अनुसार सुनने में आया कि कुछ कांग्रेसी पहुंचे और 7 लाख में मजदूर की जान को उद्योगपति ने खरीद लिया। तो क्या कांग्रेस जिन बातों का आरोप बीजेपी पे लगा रही है, क्या उसमें वह साफ है, उसकी तस्वीर साफ है? नहीं, हमारे संज्ञान में कोई इस तरह की विषय वस्तु नहीं है। और कौन से नेता है, कौन है, कहाँ, किसका, हमारे संज्ञान में तो अच्छा, एक और जहाँ जब नेता आते साथ कांग्रेस को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, बीजेपी ने कल एक बार फिर अनुराग शर्मा पर अपना विश्वास जताया है। ऐसे में कांग्रेस के जहां तक है उम्मीदवार आप ही होंगे कांग्रेस पार्टी के, जहाँ से क्या रहेगी प्रदीप जैन की रणनीति इस बार? देखिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो भी भूमिका या जब भी जो हमसे कहा गया, जिस चुनाव में हमने कभी कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव प्रदीप जैन आदित्य का नहीं है, आम जनता का चुनाव है। जो भी चुनाव लड़ेगा उसके सामने एक तरफ गहरी खाई है, अंधेरा है, और दूसरी तरफ एक वैभवशाली इतिहास है जिसमें कोई खौफ, डर और भय नहीं था। आज व्यापारी भय से ग्रसित है, हार्ट अटैक हो जाता है, जीएसटी के इतने रिटर्न भरना पड़ते हैं, एक किस्त जमा नहीं हो गरीब आदमी की, गुंडे धमकाते हैं, बैंक से 3 किस्तों के बाद बिजली का बिल जमा नहीं हो, काट दी जाती। वहीं कॉरपोरेट घराने के लाखों करोड़ रुपए भी माफ करना हो तो एक कलम से सरकार कर देती। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी जो बॉन्ड के नाम आज तक केंद्र सरकार ने उजागर नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी चुनावी प्रक्रिया में चंडीगढ़ में जब इनको फटकार लगी महापौर के चुनाव में, तो इनकी नीयत और नीति सबके सामने आई। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का एक एक व्यक्ति इन सारी चीजों को अपने दिल में समाया है और वो जानता है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मजदूरों के लिए अगर मनरेगा कानून दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, तो व्यापारियों के लिए सरल जीएसटी का एक प्रोफॉर्मा तैयार किया था।
आज बुंदेलखंड के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से किसानों को राहत मिलना चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का एक स्थायी केंद्र है। चाहे उसका सभागार हो, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का सभागार हो, एक विशेष विचारधारा के लोग उन स्थानों का प्रयोग करते और डंके की चोट पर आम आदमी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मंत्री जी, झांसी के प्रभारी मंत्री संत विलास सिवहरे ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में हुई घटना का कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए भाजपा जो है देर लगी उसको आंदोलन में आने में, सामने आने में, फाइट करने में। तो क्या आपको लगता है कि किसी रेप की घटना का साक्ष्य मांगना इस पर कितना सही है? इस पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से देश के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ी, एक सामाजिक विषय है, और उसके लिए जब हम लोग सरकार में थे, निर्भया फंड का निर्माण हुआ था, हजारों करोड़ का बजट था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उस निर्भया फंड का उपयोग नहीं हो रहा। जब वो फंड को ही डाइवर्ट करके कार्यक्रमों में पैसा लगा लेते तो उनका कोई भी बयान ऑथेंटिक नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ वोट और राजनीति है। ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनाबित। देखते रहिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं संगीता रायकबार हमारे सहयोगी वैभव सिंह के साथ।